Assalamu alaikum and welcome back to Ask Your Pharmacist Mariam YouTube channel. Today we will be discussing about the pharmacotherapy of digoxin. Digoxin किन पेशेंट्स में यूज करते हैं? डाइजोक्सिन पेशेंट को जब दे रहे हैं तो वो क्या क्या उसके पॉइंट्स मॉनिटर करने हैं, उसके अलावा डाइजोक्सिन की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल होती है और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फार्मेसी की फार्माकोथेरेपी ऑफ द डाइजोक्सिन। But before starting this lecture, I request you to kindly subscribe to my channel, Ask Your Pharmacist Mariam. And if you have any query, you can ask in the comment section. And support my channel by sharing to your circle and subscribing to my channel and liking this video. So चलें आज का lecture on the digoxin start करते हैं without any delay. But before I will tell you कि digoxin होता क्या है. So digoxin actually is a drug that is used for the cardiovascular patients, and digoxin is one of the oldest cardiovascular drug that is used for the management of the atrial fibrillation and the symptoms of heart failure. So heart failure और atrial fibrillation जब पेशेंट्स में होती है, जिन पेशेंट्स में होती है, उनमें हम जो ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं वो होती है हमारी डाइजोक्सिन। तो डाइजोक्सिन जो है वो इज अ आइनोट्रोपिक ड्रग। आइनोट्रोपिक ड्रग्स कौन से होते हैं? आइनोट्रोपिक वो होते हैं जो फोर्स ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इंक्रीज करते हैं। और इसके साथ एक ये भी मसला है कि इट हैज वेरी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, तो इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और इसके माइक्रो किलोग्राम्स भी हमें देख देख के पेशेंट को देने पड़ते हैं ताकि पेशेंट में कोई एडवर्स इफेक्ट या पेशेंट में कोई टॉक्सिसिटी शो ना हो जाए। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट हैज वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है कि कैल्शियम लेवल इनसाइड द सेल और कैल्शियम इनफ्लक्स इनसाइड द सेल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी इन द हार्ट सेल्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है डाइजोक्सिन का वो ठीक होता है, और जिससे आर्टरी फिब्रिलेशन और जो हार्ट फेलियर है उसको हम ठीक कर सकते हैं। देन कम्स दी दूसरा जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है ये कि ये वैगल एक्टिविटी शो करता है। वैगल एक्टिविटी को ये एनालॉग करता है, उसको इंक्रीज करता है, जिससे हमारी जो एवी कंडक्शन है वो हमारी डिक्रीज होती है, और इससे हमारा जो रेट ऑफ कंट्रैक्शन है हार्ट का, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारा रेट ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हुआ होता है, वो इस रेट ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोफ्यूजन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और हमारी जो एडिमा होता है ड्यू टू दिस एट्रियल फिब्रिलेशन एंड दी हार्ट फेलियर वो कम होता है, और चांसेस ऑफ द टॉक्सिसिटी एंड चांसेस ऑफ द एडिमा जो है वो कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या है हार्ट फेलियर की, और ये एडिमा होता कैसा है, जिसकी प्रिवेंशन के लिए हम पेशेंट को डाइजोक्सिन दे रहे होते हैं। तो चलो लेट्स डिग इनटू दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज दी कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, कि कैसे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है और एडिमा इन दी हार्ट फेलियर होता है इन दी पेरिफेरल हार्ट मसल। तो क्या होता है कि जब ट्रांजिएंट कंपनसेटरी राइज इन दी स्ट्रोक वॉल्यूम होता है विया द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, तो उससे क्या होता है कि परसिस्टेंटली क्या होता है, इम्पेयर्ड कंट्रैक्टिबिलिटी होती है, कंट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा, रेट ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम रिमेन्स हाई, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो फिर भी हाई रहता है। एक बार दोबारा बता दूं कि होता क्या है। होता ये है कि हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कर जाता है राइज। स्ट्रोक वॉल्यूम के राइज करने से क्या होता है, हमारी जो कंट्रैक्टिबिलिटी है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो है वो क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है वो? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने से क्या होता है, उसके डिक्रीज होने से क्या होता है, हमारा जो सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई। उस हाई होने से क्या होता है, अब हम वो पढ़ते हैं कि उसके हाई होने से क्या होता है। हमारा डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन है ये, एक्चुअली क्या है ये, सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, क्योंकि हमारा सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ हुआ है,
हाई हुआ हुआ, क्या हुआ हमारा सिस्टोलिक वॉल्यूम हाई हुआ हुआ, क्यों, इसीलिए ये क्या है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हुई हुई है। सो क्या हुआ सिस्टोलिक डिसफंक्शन में, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ हमारा, STROKE, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, क्या हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ हमारा, एंड हायर देन नॉर्मल एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया, और सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा उससे क्या हो गया, हाई हो गया। अब देखिए हमारा हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, जिसके अंदर ब्लड आ रहा है वो कम है, बट हायर उससे ज्यादा वो सिस्टोलिक वॉल्यूम पुश करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो, उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज है, और उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, एंड हायर देन नॉर्मल एंड दिस डायसिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है उसकी वजह से। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डायसिस्टोलिक प्रेशर है, डायसिस्टोलिक प्रेशर वो राइज हो जाता है, किसकी वजह से, सिस्टोलिक वॉल्यूम हाई होने की वजह से, और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो डायसिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन एलिवेशन डायसिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो लेफ्ट आर्टरियम होता है उसके पल्मोनरी वेन एंड कैपिलरीज में से जो फ्लूइड है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, और ट्रांजिशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द पल्मोनरी इंटरस्टिशियम होता है, जिससे हमारा जो क्या होता है, एडिमा हो जाता है इन दी पल्मोनरी इंटरस्टिशियम, जिससे हमारा लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है। फिर डायसिस्टोलिक वॉल्यूम डिसफंक्शन से क्या होता है, रिड्यूस चैम्बर कंप्लायंस, रिड्यूस चैम्बर कंप्लायंस, हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज है, एंड हायर देन नॉर्मल डायसिस्टोलिक प्रेशर। उसकी वजह से क्या होगा, डायसिस्टोलिक प्रेशर हमारा राइज हो जाएगा, डायसिस्टोलिक प्रेशर राइज होने से क्या होगा, हायर देन नॉर्मल डायसिस्टोलिक प्रेशर, इनकम्प्लीट फिलिंग होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन एंड एलिवेट डायसिस्टोलिक प्रेशर। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे राइट आइट्रियम ओपन डायरेक्ट वॉल करेगा, एंड द सिस्टोलिक एंड द कैपिलरीज में ब्लड जो है वो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसड्यूडेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द डिपेंडेंट टिश्यू इंटरस्टिशियम होगा, जिसकी वजह से हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज, लीवर और जीआईटी ट्रैक में क्या होगा, एडिमा होगा, जिससे हमारा क्या हो जा सकता है, हार्ट राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर चले एक बात फिर आपको सिंपली बताते हैं होता क्या है, हमारा सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ है, हमारा सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ, राइज हुआ है, सिस्टोलिक वॉल्यूम राइज हुआ, जिससे हमारा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज्ड हुआ, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और हमारा जो क्या हुआ, हमारी सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया ड्यू टू हायर देन नॉर्मल सिस्टोलिक वॉल्यूम। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा डायसिस्टोलिक प्रेशर राइज हो गया, और साथ हमारा रिड्यूस चैम्बर कंप्लायंस भी हुआ, हमारा डिस्टोलिक प्रेशर हाई हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन एलिवेटेड डायसिस्टोलिक प्रेशर हायर होने की वजह से क्या हुआ, कि जहां जहां से वो ब्लड, जहां जहां से वो पास ऑन हो रहा था वहां पर एडिमा स्टार्ट होने लग गया, ट्रांजिशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द पल्मोनरी इंसर्शन, यानी हमारे लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई, या ट्रांसड्यूशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द डिपेंडेंट टिश्यूज लाइक द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड द जीआईटी ट्रैक, जिसकी वजह से हमारा हार्ट एंड राइट लंग फेलियर हो, हार्ट और राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, और इट कैन कोज दी हार्ट फेलियर एंड दी pulmonary cardiogenic edema. So that can lead to what, that can lead to heart failure, that can lead to heart failure. फिर पढ़ते हैं इसकी डोजिंग कितनी होगी, अगर हम पेशेंट को ये दे रहे हैं तो इसकी डोज एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है। अगर हम फॉर दी हार्ट फेलियर ये यूज कर रहे हैं तो हार्ट फेलियर के लिए इसकी लोडिंग डोज रिक्वायर्ड नहीं है, हार्ट फेलियर की इसकी डोजिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बट नॉट रिकमेंडेड, बट इसकी जो मीडियम डोज है, जो हमने इसकी मेंटेनेंस डोज रखनी है वो हमारी 0.125 से 0.25 मिलीग्राम पर डेली होनी चाहिए। मीडियम डोज अगर हम देखें तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर पेशेंट की ग्रेटर देन 120 ml पर मिनट है तो हम पेशेंट को जो डोज देंगे वो देंगे 0.25 mg वंस अ डेली। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 80 से 120 ml के दरमियान हो जाती है तो हम डोज जो भी हाफ कर देंगे, उतनी ही रखेंगे 0.25 mg,
और साथ क्या करेंगे, हम अल्टरनेट डे पर 0.15 mg दे देंगे, यानी एक दिन हम देंगे 0.25 mg, अगले दिन हम देंगे 0.125 mg अल्टरनेट डेज पे। यानी एक दिन हमने दिया 0.25 mg, अगले दिन 0.125, अगले दिन फिर 0.215, फिर उसके बाद अगले दिन फिर 0.125। इन द अल्टरनेट डे हम एक दिन ज्यादा डोज देंगे और एक दिन हाफ डोज देंगे। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 30 और 80 ml पर मिनट के दरमियान है तो हम हाफ डोज कर देंगे 0.125 mg वंस अ डेली। और अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस इवन लेस देन 30 ml होती है तो हम देंगे 0.125 mg एवरी 48 आवर्स। वो पहले हम 0.125 mg हम वंस अ डे यानी 24 आवर्स में दे रहे थे। और अगर 30 से भी क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो जाती है तो हम अपनी डोज जो है वो उसकी डोज फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, एवरी 48 आवर्स कर देंगे। यानी या तो डोज एडजस्टमेंट के लिए या तो हम उसकी डोज कम कर देंगे या तो हम उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। पेशेंट विद एज ग्रेटर देन 70 ईयर्स शुड रिसीव, और अगर पेशेंट की जो एज है वो ग्रेटर देन 75 70 ईयर्स है तो ही वुड रिसीव 0.125 mg डेली और एवरी अदर डे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन हम उसको 0.125 mg ड्रग देंगे। ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर और उसकी रिक्वायरमेंट, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर। एंड रिड्यूस्ड बाय 50% इन दी एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर, अगर 70% के एयर्स के से ज्यादा के पेशेंट को 0.15 mg वंस अ डे जा रही है और अगर उसको उसकी एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर है तो उस 0.125 को भी हम हाफ कर देंगे। अच्छा, हमारी टारगेट सीरम कंसंट्रेशन क्या होगी? वो होगी 0.5 से 0.9 नैनोग्राम पर ml हमने मेंटेन करनी है पेशेंट के ब्लड में। ठीक है। और जो हाफ लाइफ होती है वो सीरम इसकी बहुत ज्यादा होती है, वो तकरीबन 2 से 1 दिन तक होती है। तो इसलिए हमें इसकी ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हम अपनी डोज मिस कर देंगे डेली की है ये वो। हम अगर एक दिन लेना भूल भी जाते हैं तो अगले दिन हम डबल डोज कभी भी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम डोज एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इन दी नेक्स्ट डे की डोज के साथ, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा, तो इट विल मेंटेन इट्स। बस हमें सीरम टारगेट जो अपना है वो 0.5 से 0.9 नैनोग्राम पर ml मेंटेन करनी है। अगर हम इसकी डिफरेंट जो डोजेज हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी देखें तो ओरल जो डोजेज फॉर्म ऑफ दी डाइजॉक्सिन है वो 70% बायोअवेलेबल होती है, कैप्सूल 90% बायोअवेलेबल होते हैं, और जिसके एलिक्सर्स होते हैं वो 80% बायोअवेलेबल होते हैं, एंड इट्स आईवी डोज इज 100% बायोअवेलेबल। फार्माकोकाइनेटिक्स देखें इसकी तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका क्या है, ऑनसेट ऑफ आईवी जो है वो तकरीबन 15 से 30 मिनट में अपना इफेक्ट देती है, ओरल जो है वो 30 से 2 घंटे में अपना इफेक्ट देती है, एंड पीक इफेक्ट ऑफ द आईवी वो होता है 1 से 3 घंटे के बाद पर ओरल, या 2 से 6 घंटे के बाद होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो इसकी जो लोडिंग डोज होगी वो होगी 0.25 mg पर ओरल आईवी एवरी 2 आवर्स, मैक्सिमम 1.5 mg दे सकते हैं इन द 24 आवर्स। तो मेंटेनेंस डोज होगी इसकी 0.125 से 0.375 mg पर ओरल आईवी डेली। ठीक है। तो इसकी जो मेंटेनेंस डोज होगी फॉर दी क्रिएटिनिन क्लियरेंस, और अगर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 50 ml पर मिनट है तो नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी, और हम उसकी जो डोज होगी वो अपनी 0.25 mg देंगे। एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर उसकी जो है वो 10 से 50 ml पर मिनट होगी तो हम 25 से 75% नॉर्मल डेली डोज एडजस्टमेंट कर देंगे इन दी 36 आवर्स। और अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 10 ml पर मिनट है तो हम 10 से 25% ऑफ द नॉर्मल डेली डोज कर देंगे कम, एंड जो हम अपनी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम ले जाएंगे 48 आवर्स पर। continuous in the RRT, renal replacement therapy, and 25 to 75% of the normal daily dose in the एवरी 36 आवर। अगर हमारी रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी हो रही है तो हम 25 से 75% इसकी डोज एडजस्टमेंट कर देंगे फॉर एवरी 36 आवर्स। और इसकी जो टारगेट मेंटेनेंस करनी है वो हमने करनी है 0.8 से 1.2 नैनोग्राम पर ml। ठीक है जी, आगे आ जाती है डोजिंग फॉर द एट्रियल फिब्रिलेशन। रैपिड डिजिटलाइजेशन ऑफ द रैपिड डिजिटलाइजेशन ऑफ द डोज जो है, लोडिंग डोज इन द रेजिमेंट हो रहा है। तो जो आईवी में देना है, अगर हम आईवी दे रहे हैं तो 8 से 20 मिलीग्राम माइक्रोग्राम
पर केजी देना है, या 0.008 से 0.012 मिलीग्राम पर केजी देना है। टोटल लोडिंग डोज जो है वो हमारी इतनी होगी, 8 से 12 माइक्रोग्राम पर केजी। और अब ये हमने देनी है पेशेंट को कितनी, कितने देर में देनी है, एक दिन में देनी है। तो ठीक है, अब हम कैसे इसको देंगे, पहले हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे 50% इनिशियली, 50% इनिशियली ऑफ द लोडिंग डोज, यानी 8 अगर होंगे तो 4, और 12 होगा तो 6, यानी 4 से 6 मिलीग्राम हम उसको 50% इनिशियली लोडिंग डोज देंगे, बस 4 से 6 माइक्रोग्राम पर केजी। और देन कंटिन्यूसली हम उसको एवरी 6 से 8 घंटे बाद हम उसको ट्वाइस देंगे, हाफ ऑफ द डोज, 1/4 डोज, यानी 1.5 से लेकर 3 माइक्रो किलोग्राम तक हम उसको 1/4 डोज देंगे ऑफ दी दिस लोडिंग डोज आईवी। पर ओरल की बात करें तो पर ओरल डोज जो है हमने देनी है लोडिंग डोज में वो होगी 8 से 15 माइक्रोग्राम पर केजी फॉर टोटल लोडिंग डोज। तो एडमिनिस्टर करनी है हमने पहले 80% इनिशियल, यानी 10 का होगा 50% और 15 का होगा 75%, 50% इनिशियल, यानी पहले हम उसको 5 से 7.5 माइक्रो किलोग्राम पर केजी देंगे, और देन आफ्टर एवरी 6 से 8 आवर्स हम उसको ट्वाइस देंगे 1/4 ऑफ द लोडिंग डोज, जो कि होगी 2.5 से 3.5 mg, जो कि 10 और 15 का 1/4 होगा, वो हम उसको देंगे एवरी 6 से 8 घंटे बाद। मेंटेनेंस डोज अगर हम बात करें तो पर ओरल में हम मेंटेनेंस डोज देंगे 3.4 से 5 मिलीग्राम पर केजी, माइक्रोग्राम पर केजी, और 0.1 टू 5 से 0.5 मिलीग्राम पर डे पर ओरल में इंक्रीज द डोज एवरी 2 वीक्स में। बेस्ड ऑन द क्लिनिकल रिस्पॉन्स हम फिर डोज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इन द बेसिस ऑफ द कि उसकी सीरम क्रिएटिनिन कैसी है, क्या उसका टॉक्सिसिटी के साइन शो हो रहे हैं, या उसकी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही। आईवी की बात करें तो 0.1 टू से 0.4 हम मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं फॉर दी atrial fibrillation। Dosing for the heart failure अगर हम बात करें तो for the dosing of the heart failure 0.125 से 0.25 mg पर oral IV देनी है हमने every day। Higher than that dose including like 0.3 से 0.375 से 0.5 डे रेयरली इफ नीडेड। और इससे ज्यादा डोज अगर रिक्वायर्ड हो, पेशेंट को क्लिनिकल इफेक्ट नहीं शो हो रहा, तो फिर हम इससे ज्यादा डोज भी कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं 0.375 से 0.8 mg पर डे, रेयरली, बट ये रेयरली होता है क्योंकि ये नैरो थेरापेटिक ड्रग है, तो इसको बहुत गिन चुनकर हर पेशेंट को देना चाहिए। Use for the lower than the dosing 0.1 to 5 mg per day in the patient with impaired renal function और लो लीन बॉडी मास, तो उनके लिए हम इसकी डोज एडजस्टमेंट करेंगे, और उनको जो डोज है वो 0.1 to 5 देंगे इफ द पेशेंट इज इम्पेयर्ड विद रीनल फंक्शन, या उसका जो बॉडी मास है वो लीन है, वो या बहुत ज्यादा पतला है। अब देख लेते हैं कि डाइजोक्सिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन शो करती है विद डिफरेंट ड्रग्स, तो हर क्लास ऑफ द ड्रग के साथ डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन शो होती है, तो अब हम उसको वो डिटेल में पढ़ते हैं। तो ड्रग डाइजोक्सिन इंटरेक्शंस क्या क्या हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सो इन दी अल्प्राजोलम जो एंटी एग्जाइटी ड्रग्स होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ द डाइजोक्सिन इंक्रीज करती है, और इसकी वजह क्या होती है, reduced renal clearance of the digoxin in the presence of the alprazolam। इसका mechanism of action क्या है, elderly patient are especially likely to have elevated serum digoxin concentration। possible mechanism क्या है इसका, reduced renal clearance of the digoxin when digoxin and alprazolam are using together। monitor concentration and observe patient digoxin toxicity। फिर अगर हम डाइजोक्सिन को एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मेगलड्रेट के साथ देते हैं, तो इट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइजोक्सिन। वो क्यों होती है, बिकॉज इट डिक्रीजेस द absorption of the digoxin। so इससे क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन फॉर द absorption बढ़ जाएगी, एंड गिव डाइजोक्सिन 2 hours बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होगा, डाइजोक्सिन की absorption कम हो जाएगी, और डाइजोक्सिन टैबलेट जैसे हमने ली थी वो वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि इसको अवॉइड करने के लिए हम 2 घंटे का जो है ना फासला रख लें बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एल्यूमिनियम सॉल्ट्स एंड द डाइजोक्सिन। एम्फोटेरासिन बी जो है इट इंक्रीजेस द डोज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द डाइजोक्सिन, और ये करती क्या है, amphotericin B induce hypokalemia, and hypokalemia may increase the risk of the digoxin toxicity। तो यानी अगर पेशेंट हाइपोकैलेमिया के साथ है तो रिस्क ऑफ दी जो रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाएगी इन द केस ऑफ द डाइजोक्सिन। यानी अगर हम
फिर आगे आ जाती हैं एंटी एरिथमेटिक ड्रग, जिसमें एमिड्रोन और क्यूनिडिपिन आ जाती है। दैट आल्सो इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइजोक्सिन। इसका हम स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो हमारी जो होती है एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स होती है, दैट बेसिकली इनहिबिट दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजीपी, जो हमारी प्री ग्लाइकोप्रोटीन होती है उनको ये एजेंट इनहिबिट करते हैं, देर बाय रिड्यूसिंग द डाइजोक्सिन इन क्लियरेंस। और ये डाइजोक्सिन क्लियरेंस को क्या करती है, रिड्यूस करती है। कंसीडर रिड्यूस डाइजोक्सिन बाय 30 to 50% अपॉन इनहिबिटिंग इनिशिएटिंग द एंटी एरिथमेटिक। इसलिए जब हम पेशेंट को डाइजोक्सिन और एंटी एरिथमेटिक ड्रग एक साथ दे रहे हैं तो हम 30 से 40% जो डोज है वो हम रिड्यूस कर देते हैं। फिर आ जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स जो है वो हमें पता है वो इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द डाइजोक्सिन। वो कैसे करते हैं, बिकॉज द डिक्रीज इन द जीआईटी मोर्टालिटी कैन इंक्रीज द जी डाइजोक्सिन अब्जॉर्प्शन। अब देखिए जीआईटी मोर्टेलिटी कम हुई तो डाइजोक्सिन की जो टैबलेट होगी वो मैक्सिमम टाइम के लिए हमारे जीआईटी वॉल या स्टमक में रहेगी, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजोक्सिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। एंटी नियोप्लास्टिक की बात करें, ब्लियोमाइसिन और डिफरेंट एंटी कैंसर ड्रग्स, विनक्रिस्टिन वगैरह, दैट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइजोक्सिन। उसकी मेजर रीजन क्या है, तो डिक्रीज जीआईटी एब्जॉर्प्शन। जीआईटी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है इन द फॉर द यूज ऑफ द डाइजोक्सिन विद द एंटी कैंसर ड्रग्स, एंड दैट इंक्रीज of the digoxin may lead to decrease of the digoxin concentration. Substituted liquid from or liquid containing digoxin capsules or the tablet or the other formulation, यानी other formulations यूज करके, for example अगर हम एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ टैबलेट के बजाय लिक्विड एलिक्सर्स यूज करें विद दी डाइजोक्सिन, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दी जो है वो अचीव कर सकते हैं विद दी एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग। एजोल या एंटी फंगस की बात करें तो लाइक इटाकोनाजोल, इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन। इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो इसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और फिर क्लियरेंस को कम करता है। फॉर इंक्रीजिंग द डाइजोक्सिन कंसंट्रेशन, मॉनिटरिंग पॉसिबल डोजेज रिडक्शन इन द डाइजोक्सिन आर वारंटेड। फिर आगे बात करें बीटा ब्लॉकर की, तो बीटा ब्लॉकर और डाइजोक्सिन दोनों एक साथ काम करते हैं एंड दे स्लो दी एवी कंडक्शन एंड डिक्रीज दी हार्ट रेट, जिसकी वजह से दे लाइक दे गिव दी synergistic effect and increasing the risk of bradycardia. Cardivolol may elevate the digoxin concentration, increasing the risk of the toxicity. क्योंकि टॉक्सिसिटी यही है कि एरिथमिया हो जाए या हार्ट रेट बढ़ जाए, उसका ब्रेडिकार्डिया हो जाए। Monitor digoxin concentration and heart rate. Consider 25% of the doses reduction if they are taking beta blockers also. Then comes the beta uh, bile acid sequencers. तो that decreases the concentration of the digoxin. इसकी major reason क्या है कि GIT जो decreases the GIT absorption of the digoxin and enteric recycling of the enterohepatic recycling of the digoxin. The agent bind to the digoxin, decreases the GIT absorption and enterohepatic recycling. Uh, एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग जो है वो स्लो आउट होने की वजह से रिस्क ऑफ द सॉरी separate administration of the subsequent and the digoxin may much possible for the adjustment of the digoxin। इसलिए जब बाइल एसिड सिक्वेंसर्स या फिर डाइजोक्सिन एक साथ यूज करें तो दोनों में जो है वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा रख दें ताकि जो उनका फैक्ट है वो एक दूसरे को नलीफाई ना करें, और डोजेज नीडेड जो है वो हम उसमें ड्यूरेशन बढ़ा दें दोनों की। सीसीबीज की बात करें और जैसे निफिडिपिन एंड ग्राम्पल, सो दैट एक्चुअली इंक्रीज द कंसंट्रेशन बाय इनहिबिटिंग द रीनल एंड एक्स्ट्रा रीनल डाइजोक्सिन क्लियरेंस। सो इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। नॉन डीएचपी सीसीबीज ई.जी. ग्राम्पल एंड डिलीटियाजिम is combination of may help with controlling the atrial fibrillation, but additive effects on the AV node conduction may result in the heart block, and it will increase the digoxin concentration by inhibiting the renal and extrarenal digoxin clearance, and monitor serum digoxin concentration closely and adjust the dose accordingly. Corticosteroid increases the concentration because they causes the electrolyte disturbance caused by the corticosteroid may प्रीडिपोजिट दी डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया, एंड दैट इसमें ज़रूरी है कि हम इसमें पोटेशियम
मैग्नीशियम और इनकी लेवल की मॉनिटरिंग करें, और अगर सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है तो वो भी करें। लूप डायरेटिक्स की बात करें जैसे फ्यूरासामाइड, तो इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन and in the plasma. Diuretics may cause electrolyte disturbance and the predisposition of the patient, and can cause arrhythmia and monitor potassium and magnesium supplementation because the increases the potassium and the magnesium concentration, so इनकी adjustment भी बहुत जरूरी है। आगे क्या क्या ड्रग्स इफेक्ट करती हैं विद दी डाइजोक्सिन, वो हम देखते हैं डिटेल। सो द ड्रग्स लाइक मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स, और जो एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन है एंड एरिथ्रोमाइसिन है, दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइजोक्सिन। हाउ क्या करते हैं, डाइजोक्सिन जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन से, उसके। तो एंटीबायोटिक्स जब यूज कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ दैट एंटी डाइजोक्सिन जो कि मेटाबोलाइज हो रही थी एंटी फ्लोरा ऑफ द गट से, वो नहीं होगी, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। एंटीबायोटिक डिक्रीज इन एक्टिवेशन ऑफ द डाइजोक्सिन बाय बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म इज लोअर इंटेस्टाइन, increasing the digoxin bioavailability effect may persist several weeks after the antibiotic stoppage, क्योंकि तब तक तो फ्लोरा जब तक वापस नहीं आएगा तब तक ये इफेक्ट रहेगा। आगे आ जाती है metoclopramide, it decreases the digoxin absorption, increases GIT motility and may decrease the digoxin absorption, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो होती है उसकी डिक्रीज हो जाती है। पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स की बात करें लाइक स्पाइरोलैक्टोन, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज दी concentration because they have potentially false digoxin concentration, may decrease positive inotropic effect of digoxin and digoxin serum concentration, and may decrease and may elevate, may increase the effect and may decrease. Spirolactone interfere with the digoxin assay, resulting in the falsify elevated concentration. Monitor patient closely and watch of the potential false digoxin concentrations. Then comes the quinine. Quinine increase the concentration of the digoxin. Concomitant use can cause increased biliary clearance of the digoxin, and with increased digoxin serum concentration, risk of the toxicity may might get increased. Then comes the rifampicin. Rifampicin increases the digoxin at the clearance, and with this they उसकी concentration जो होती है in the creatinine, उसकी जो concentration होती है in the plasma वो decrease हो जाती है। Then come the SSRIs, and it increases and they more may displace digoxin from the protein binding, यानी जिन प्रोटीन के साथ digoxin bind हो रही थी for the volume distribution, उसके साथ क्या bind हो जाती है, SSRIs, and that result in the increased digoxin concentration. Stephen Jones words जो है वो एक herbal product है that is used for the depression and anxiety. It also cause decreased in the effect of the concentration of the digoxin. These are the P-glycoproteins inducers speed up the digoxin metabolism, lead to the decreased digoxin concentration. Sucralfate की बात करें तो it decreases because it decreases the absorption of the डाइजोक्सिन फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। सो अगर हम सुक्राल्फेट और डाइजोक्सिन हमें यूज करना है इन द पेशेंट, तो हम तकरीबन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मोर देन 2 आवर्स का क्या करें, सेपरेशन रखें, ड्यूरेशन रखें। सिंपैथेटोमाइमेटिक या डोपामिन और एपिनेफ्रिन की बात करें तो इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन बिकॉज इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ एरिथमिया and mechanism is unknown. Telmisartan की बात करें तो it increases the concentration by 50% increase in the peak digoxin concentration and 20% increase through the digoxin level which may cause toxicity. टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा को डैमेज कर रहा है जिसकी वजह से जीआईटी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। थायजाइड डायरेटिक्स की बात करें लाइक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स की, तो इट इंक्रीजेस क्योंकि जो हमारे डायरेटिक्स होते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस व्हिच मे इंड्यूस digoxin toxicity. Monitoring the potassium magnesium supplementation required होती है। थायोमाइंस की बात करें तो थायोमाइंस देते हैं इंक्रीज, क्योंकि इट इंक्रीज दी थायराइड फंक्शन, जिसकी वजह से जो डिक्रीज है डाइजोक्सिन क्लियरेंस एंड इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द सीरम डाइजोक्सिन कंसंट्रेशन। थायराइड हार्मोन की बात करें तो इट डिक्रीज बिकॉज जो हमारा हाइपोथायराइड पेशेंट है उसमें जो है ई थायराइड डेवलप होता है, इंक्रीज इन डाइजोक्सिन क्लियरेंस, तो उसकी डाइजोक्सिन क्लियरेंस बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन द सीरम डाइजोक्सिन कंसंट्रेशन। वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स की बात करें तो इंक्रीजेस because that decrease the digoxin clearance inside the and the concentration
टॉक्सिसिटी की तरफ भी जा सकती है। सो अगर जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है पेशेंट्स में यूजिंग द डाइजॉक्सिन, सो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के, वो हम देखते हैं। सो इट में कॉज एनोरेक्सिया, it may cause nausea and vomiting, it may cause visual disturbance and halos formation, मीन एयर में जहाँ पे लाइट होती है ना वहाँ पे हेलो फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी लाइंस 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 एंड अराउंड दी लाइट स्टार्ट होने लग जाती हैं। फोटोफोबिया, पेशेंट को लाइट से डर लगे, एंड रेड ग्रीन येलो ग्रीन विजन, fatigue, weakness, confusion, delirium and psychosis, and the patient may have the uh, bright circles around the light source and ear tinnitus and halo of the lights and diarrhea। और अगर हम कार्डिक इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो कार्डिक इफेक्ट्स में वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया एंड एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक, एट्रियल एरिथमिया एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम पेशेंट को जब डाइऑक्सिन दे रहे हो तो मॉनिटरिंग में ईसीजी की मॉनिटर करें, क्रिएटिनिन क्लियरेंस मॉनिटर करें, सीरम क्रिएटिनिन और इंटरेक्शन विद दी अदर ड्रग्स हम उसकी मॉनिटर कर रहे हैं कि वो उसके साथ और कौन कौन से ड्रग्स यूज कर रहा है। Although over digoxin toxicity occurs when serum creatinines are more than 2 nanogram per ml, toxicity may occur with lower digoxin levels, especially if the electrolyte abnormalities such as hypocalcemia and the hypomagnesia coexist। तो इससे कम लेवल पर भी इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है क्योंकि द बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्ले अ मेजर रोल इन द डाइजॉक्सिन एक्टिविटी एंड डेवलपिंग ऑफ द टॉक्सिसिटी। तो वो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे जो है डाइजॉक्सिन की एक्टिविटी के लिए उसको इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डी क्लिनिकल पर्स फॉर द डाइजॉक्सिन हम अब कुछ डिस्कस करते हैं। सो डीआईजीडी अगर वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि लेस इफेक्टिव है डाइजॉक्सिन। सो लेस इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइपोकैलेमिया, यानी अगर पेशेंट के अंदर कैलीमिया पोटेशियम की कमी है तो तब नहीं इफेक्ट करेगा, ये इनफेक्टिव होगा। उसके अलावा हाइपोकैल्शीमिया, हाइपोकैल्शीमिया के पेशेंट्स में भी ये इनफेक्टिव होगा। और इसके रिवर्स में जब जो पेशेंट हाइपर कैलीमिया वाला होगा और जो पेशेंट हाइपर कैल्शीमिया वाला होगा उसके अंदर से क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। ठीक। एंड अवॉइड हाइपर कैल्शीमिया एंड हाइपोमैग्नीशिया। इसके अलावा जो पेशेंट हाइपोमैग्नीशिया वाले होंगे, हाइपोमैग्नीशिया वाले पेशेंट होंगे उसमें भी क्या कर सकती है ये, टॉक्सिसिटी करवा सकती है एंड मे प्रीडिपोज सीरियस एरिथमियास। सो इसलिए फॉर अफेक्ट इसके लिए पोटेशियम लेवल और कैल्शियम लेवल जो है वो एक सर्टेन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और अगर हाइपोमैग्नीशिया है या हाइपोकैल्शीमिया है तो इसका फैक्ट जो होगा वो अल्टरनेट होगा। तो अगर पेशेंट हाइपोकैल्शीमिया में है तो वो इफेक्ट नहीं देगा, हाइपोकैलीमिया में इफेक्ट नहीं देगा। पेशेंट अगर हाइपरकैलीमिया स्टेट में है और हाइपोमैग्नीशिया स्टेट में है तो इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। और अगर पेशेंट हाइपोमैग्नीशिया और हाइपोकैल्शीमिया में, इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी, हाइपोपोटेशियमिया एंड अगर होगा हाइपोपोटेशियमिया या जिसको हम हाइपोकैलीमिया कहते हैं वो इफेक्ट नहीं देगा। इंक्रीज पोटेशियम will lead to the hypercalcemia and it can cause to the hypertoxicity। सो फॉर इट्स इफेक्ट जो पोटेशियम का लेवल होना चाहिए वो तकरीबन 3.5 से 5.5 मिलीमोल पर लीटर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। और जब इसकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन 4.5 से अबव मिलीमोल पर लीटर से अबव होती है तो इसका ग्रेटर इफेक्ट आता है, इसका अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर 5.5 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये टॉक्सिसिटी देने लग जाता है डाइजॉक्सिन। क्लिनिकल पॉइंट्स ऑफ द डाइजॉक्सिन में और क्या क्या है कि अगर पेशेंट जो है वो साथ कोई ड्रग्स यूज कर रहा है तो हमें उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। सो फॉर एग्जांपल क्लोजली फॉलो क्लोजली स्पेशली इन द पेशेंट रिसीविंग डायोरेटिक्स और एम्फोटेरिसिन। अगर पेशेंट डायोरेटिक्स और एम्फोटेरिक्स साथ यूज कर रहा है तो हमें पता है कि डायोरेटिक्स और एम्फोटेरिसिन क्या करते हैं, डिक्रीज दी सीरम पोटेशियम लेवल, हाइपोकैलीमिया कॉज करवाते हैं। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की भी कंसंट्रेशन लो करवाते हैं और जिसकी वजह से क्या होगा, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम उसमें पेशेंट में जो है वो डायरेटिक्स और एम्फोटेरिसिन की या तो हम टाइमिंग थोड़ी ड्यूरेशन इंक्रीज कर दें या फिर उनके अंदर हम कोई अल्टरनेट ड्रग यूज करें इंस्टेड ऑफ द एम्फोटेरिसिन एंड द डायरेटिक्स। और जो पेशेंट थायरोक्सिन यूज करें T4 दैट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल एंड दैट कैन लीड टू द डाइजॉक्सिन toxicity क्योंकि increased level of the calcium leads to the increased effect of the digoxin and it can cause the digoxin toxicity even at the maintenance dose of the digoxin। यानी वो हाई डोज नहीं है, बस वो नॉर्मल डोज पे है, फिर भी उसकी कैल्शियम लेवल या पोटेशियम लेवल ज्यादा होने की वजह से भी उसका डाइजेशन टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट
मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजॉक्सिन. सो इनिशियल हाइपरकैल्सीमिया will result in the release of the intracellular potassium and decrease the severe. For example, अगर हमारा initial hyperkalemia है, from the release of the intracellular potassium indicates serious acute toxicity. Hyperkalemia can lead to the acute toxicity. आगे इसके कौन कौन से क्लिनिकल पार्ट्स हैं अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, वो ये है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड इन द पेशेंट विद द acute myocardial infarction. इट इज नॉट रिकमेंडेड एंड इट शुड बी अवॉइड इन द पेशेंट विद मायोकार्डाइटिस, क्योंकि ऑलरेडी इन पेशेंट्स में जो है वो हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई लो हुआ होता है. तो अगर हम इन पेशेंट्स में ऑक्सीजन डिमांड हार्ट में बढ़ा दें तो ऑलरेडी मायोकार्डाइटिस और acute myocardial infarction में ऑलरेडी इस्कीमिक स्टेट में हार्ट होता है. तो विद दिस यूज ऑफ द डाइजॉक्सिन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड हार्ट की बढ़ जाएगी. तो इट कैन कॉज हाइपोटेंशन और पेशेंट की जो है वो इट कैन बी फेटल, इट कैन बी lethal for the patient, and risk of the advanced complete heart block भी हो सकता है in the patient if the patient is having sinus node decrease or the AB block. फिर clinical parts में और क्या क्या आ जाता है, do not switch between different dosage forms like इसकी ओरल इलेक्ट्रोल्स और आईवी आप स्विच ना करें. यानी ये नहीं है कि शाम को आप जो है वो टैबलेट ले रहे हैं, रात को आपने क्या है इसकी कैप्सूल लेना शुरू कर दी है. और इसके डिफरेंट ब्रांड और जेनेरिक्स भी आप स्विच ना करें फॉर द जेनेरिक डाइजॉक्सिन, क्योंकि डाइजॉक्सिन जो है वो एक ऐसी ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी वेरी करती है इन एवरी जेनेरिक, इन एवरी ब्रांड एंड इन एवरी फॉर्मुलेशन. सो इसकी जो सीरम लेवल मॉनिटरिंग है of the drawn within the 8 to 6 to 8 hours of the dose. यानी अगर हमने डोज दी है तो तकरीबन 6 से 8 घंटे के बाद हम इसकी सीरम लेवल मॉनिटरिंग के लिए सैंपल कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है. इसकी हाफ लाइफ भी बहुत ज्यादा, तकरीबन 1-1.5 दिन से 2 दिन तक इसकी हाफ लाइफ है. और इसकी तकरीबन 36 से 44 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है, और इसकी पीक इफेक्ट आने तक ही तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं. और इसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लाइक 7.3 लीटर्स. इसलिए जो इसकी अगर हमने सैंपल ड्रॉ करना है फॉर इट्स मॉनिटरिंग, तो वो तकरीबन हम करें मॉनिटर फॉर आफ्टर द 6 to 8 hours आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज. So clinical purpose of the ORCA have used in the question with the patient with the acute myocardial infarction because it increase the ऑक्सीजन डिमांड. क्यों ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करेगा? क्योंकि इट इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. तो हार्ट की जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ेगी तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेशेंट में ये इट कैन बी डेंजरस. और क्लिनिकल पर्स क्या है कि अगर हम डाइजॉक्सिन आईवी सोल्यूशन की अगर हमने इसकी सोल्यूशन अगर बनाना है तो हाँ वो हम डेक्सट्रोज 5% या नॉर्मल सलाइन में विद पोटेशियम क्लोराइड इक्वल टू द 20 मिली इक्वलेंट बनाएंगे, या डेक्सट्रोज से अगर हम कर रहे हैं या लिंगर लैक्टेट में कर रहे हैं, नॉर्मल सलाइन हाफ में कर रहे हैं, नॉर्मल सलाइन में कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा पोटेशियम लेवल होना चाहिए वो तकरीबन पोटेशियम 20 मिली इक्वलेंट होना चाहिए. और अगर हम इसकी डिल्यूशन करनी है तो 4-fold और ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ दी में करनी चाहिए इसकी डिल्यूशन, लाइक इन दी 4-fold ऑफ द स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एंड dilute डेक्सट्रोज 5 और द नॉर्मल सलाइन. एंटीडोट की अगर हम बात करें तो इसका एंटीडोट भी अवेलेबल है और वो है डाइजॉक्सिन इम्यूनोफैब, जो इसका एंटीडोट है, जिसको हम डीजी स्पेसिफिक एंटी बॉडीज भी कहते हैं. एक्यूट इंजेक्शन ऑफ द अननोन क्वांटिटी अगर हमने कर लिया, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसने एक्यूट इंजेक्शन ऑफ द अननोन क्वांटिटी कर लिया, ठीक है. अब पेशेंट को नहीं पता उसने कितनी टैबलेट्स ले ली हैं, ठीक है. अब हमें नहीं पता कि उसकी कंसंट्रेशन इन द बॉडी कितनी है, तो हम क्या करेंगे उसको एडमिनिस्टर कर देंगे अप टू 10 वाइल्स. यानी हम उसको डीजी फैब की तकरीबन तकरीबन 10 वाइल्स उसको एडमिनिस्टर कर देंगे. लार्जर डोज हैज फास्टर ऑनसेट एंड मे कॉज फिब्राइल रिएक्शन. ये नहीं है कि हमने लार्ज डोज एक साथ ही पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देनी है, हमने ये 10 वाइल्स विद दी ड्यूरेशन जो है ना पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है. अगर हम एक साथ ही ज्यादा फाइल्स जो है डाइजॉक्सिन इम्यूनोफैब की दे देंगे तो दैट कैन कॉज फिब्राइल रिएक्शन एंड may give 10 vials initially and then at physician discretion administration 10 more vials. यानी विद ड्यूरेशन हम आप बाद में 10 vials और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जो ईच टैबलेट ईच जो वाइल ऑफ द डिजीफैब है it binds with the 0.5 mg of the digoxin. Any 0.5 mg of the digoxin binds with the 40 mg of the digifab.
एंटीडोज ऑफ द डिजीटॉक्सिन की बात करें तो टॉक्सिसिटी ड्यूरिंग द क्रोनिक थेरेपी भी हो सकती है, विद द इम्बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या विदाउट क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वजह से भी हो सकती है, और एक्यूट डिस्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है whom a serum digoxin creatinine क्लियरेंस इज नॉट अवेलेबल। तो उसमें हमने पेशेंट में कितनी एडमिनिस्टर करनी है, 6 फाइल एडमिनिस्टर करनी है जब हमें सीरम डाइजॉक्सिन कंसंट्रेशन डिस्ट्रेस लगे कि इसी वजह से सीरम क्रेटिनिन लेवल जो है वो ऐसी डिस्ट्रेशन हुई है उसमें कि डाइजॉक्सिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अब एक केस सिनेरियो है जिसमें एक पेशेंट है, वो मैं आपको पहले केस सिनेरियो डिस्कस करती हूँ। आफ्टर कंज्यूमिंग डिजिटॉक्सिन for 1 month, the son mentioned that his father is not feeling well. He visited another consultant and has added few more regimen to his treatment. Probably one of those bugs that are not going around, but they will do not want to miss the appointment. The son explained that his father's symptoms include headache, diarrhea, vomiting, abdominal pain, weakness, and confusion. These all are the signs of the acute toxicity of the digoxin. The morning, she was complaining of blur vision, flashing of the light, and halos around the object. And since she has been little confused, that son was not sure whether or not to believe her. तो उसकी कंडीशन भी ऐसी थी कि उसके बेटे को समझ नहीं आ रही थी कि उसकी बात पर यकीन करे भी ना करे। सो ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन क्यूटी वायरल साइंस, द ब्लड प्रेशर उसका था 145 से 95 mmHg, हार्ट रेट उसका 950 था जो कि होना चाहिए 60 से 100 के दरमियान, हार्ट रेट उसका कम था, रिस्पायरेटरी रेट उसका 20 था और टेम्परेचर उसका 99 फ़ारेनहाइट था। QT does not have any significant orthostatic blood pressure changes. The residents not क्या हो सकता है कि उसको माइल्ड एडिमा हुआ है। इसकी अगर हम बात करें, मेडिसिन चार्ट उसका ये था, यानी वो पेशेंट कौन कौन सी दवाइयाँ यूज कर रहा था, फिरोसामाइड, ओमेप्राजोल एंड एलेंड्रोनेट, कैप्टोप्रिल, रेनिटेडिन, डाइजॉक्सिन एंड रेनिटेडिन। अब हमने देखना है कि पेशेंट की कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं विद डाइजॉक्सिन। चलो ऊपर शुरू से स्टार्ट करते हैं। फिरोसामाइड वो सबसे पहले ले रहा था, फिरोसामाइड 20 mg पर ओरल पर डे। तो हमें पता है फ्यूरासामाइड क्या करता है, पोटेशियम कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। पोटेशियम कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी इन द बॉडी, तो इट कैन लीड टू दी टॉक्सिसिटी ऑफ द डाइजॉक्सिन। ओमेप्राजोल का इंटरेक्शन भी है। ओमेप्राजोल क्या करता है 20 mg पर ओरल पर डे, तो इट डिक्रीजेस द डाइजॉक्सिन क्लियरेंस। ओमेप्राजोल डाइजॉक्सिन क्लियरेंस को डिक्रीज करेगा जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और डाइजॉक्सिन की क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। एलेंड्रोनेट की बात करें 70 mg पर ओरल क्यू एवरी वीक। ये ऑस्टियोप्रोसिस में यूज होती है, बोन मैस में। तो ये इसको बायोफॉस्फेटेस भी कहते हैं। इट इंक्रीज बोन इन दी कैल्शियम, कैल्शियम के अंदर ये बोन कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या करती है, ये लोअर करती है। अब जब लो कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम इन दी बॉडी होगी, तो आपको पता है कि लो लेवल ऑफ द कैल्शियम क्या करती है, लो लेवल ऑफ द कैल्शियम लीड टू दी, तो इन दी लो कंसेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम क्या करेगी हमारे तो यहाँ पर आ जाता है एलेंड्रोनॉट का एक और फंक्शन। जब वो देखेगा एल्ड्रोनॉट के कैल्शियम लेवल प्लाज्मा में डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम इनसाइड द सेल करेगा, जिसकी वजह से हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। उस हाइपर कैल्शियमिया की वजह से टॉक्सिसिटी ऑफ द डाइजॉक्सिन हो जाएगी। तो ये ड्रग भी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की रीजन है। देन कम थी कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल 25 mg पेशेंट यूज कर रहा है। तो जो एस इनहिबिटर्स या कैप्टोप्रिल होते हैं, इट आल्सो इंक्रीज दी डाइजॉक्सिन कंसंट्रेशन बाय डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ द डाइजॉक्सिन। ये भी इफेक्ट कर रहा है। तीसरी ड्रग, चौथी पांचवी ड्रग आ जाती है रेनिटेडिन, 125 mg पर ओरल 2 times a day। तो ये जो ड्रग है दैट डिक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ द डाइजॉक्सिन, और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। तो ये लगभग चारों पांचों ड्रग जो है जो हम डाइजॉक्सिन के साथ वो पेशेंट यूज कर रहा था, वो सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं और सारे टॉक्सिसिटी करवा रहे हैं। इसी वजह से पेशेंट के अंदर पोटेंशियल कॉज ऑफ द condition है। So what are the causes of the potential cause of the patient condition? Furosemide, because it increases the digoxin effect by the increasing the potassium level. Omeprazole decrease potassium clearance and increase absorption of the digoxin, जिसकी वजह से toxicity हो रही है। Captopril increase digoxin plasma concentration, and ranitidine decrease clearance, and आखिरी ड्रग कौन सी थी,
एलेंड्रोनेट दैट इंक्रीज दी कैल्शियम लेवल, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही थी। आगे आ जाती है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द सिम्टम्स प्रेजेंटेड बाय दिस पेशेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू फील सुटेबल टू मैनेज द कंडीशन। तो ये तकरीबन सारी ड्रग्स ही पेशेंट में जो है वो फॉर एनी कंडीशन दी जा रही थी। तो जो मेजर रीजन थी वो पेशेंट की वो इंटरेक्शन की थी, वो डाइजॉक्सिन की थी। क्योंकि रदर देन कि हम ये 4-5 ड्रग पेशेंट को रिप्लेस करें, हम उसकी एक ड्रग, उसकी हम डाइजॉक्सिन को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और व्हाट यू थिंक, अभी जब पेशेंट आया हुआ है विद टॉक्सिसिटी ऑफ द डाइजॉक्सिन, उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले करेंगे बी, डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज पेशेंट को देंगे, ताकि जितनी भी टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन हुई हुई है उसकी बॉडी में, वो उसके साथ बाइंड कर जाए। तो डिजीफैब देंगे पेशेंट को वाइल्स, और देन हम उसको डाइजेस्टिंग थेरेपी उसकी जो है वो स्टॉप कर देंगे, और उसकी ड्रग जो है इंस्टेड ऑफ द डाइजॉक्सिन वो हम चेंज कर देंगे। फिर आगे देखते हैं पेशेंट में एजुकेशनल और काउंसलिंग पॉइंट कौन कौन से आते हैं विद द डाइजॉक्सिन। तो हमें पता है कि जो ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं, टोमेटोज होते हैं एंड द चीज होती है दैट हैव रिच पोटेशियम इन इट। तो हाइपरकैल्सीमिया इट कैन कॉज एंड इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। तो अगर पेशेंट यूज कर रहा है डाइजॉक्सिन, तो उसको हमने ये काउंसल करना है कि अगर आप ग्रीन लीव्स के साथ ले रहे हैं तो आपने वो कम कंसंट्रेशन में लेनी है, अदरवाइज आपको डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके अलावा हमने पेशेंट को क्या करना है कि टीच पेरेंट्स और द केयर गिवर और इन्फेंट और द चिल्ड्रन हाउ टू एक्यूरेटली मायर द मेडिकेशन, ताकि वो घर पर ही बैठे बैठे इसकी डोज एडजस्टमेंट कर लें, टेक मिस डोज। और अगर वो कभी पेशेंट मिस डोज कर लेता है, तो विद इन 12 आवर्स हमने पेशेंट को शेड्यूल डोज देनी है, उमिट नहीं करनी। अगर 12 आवर्स से टाइम जो है वो ज्यादा बढ़ गया तब हम उमिट कर सकते हैं। डू नॉट डबल द डोजेज, और ये नहीं कि एक ही वक्त में आप 2 टैबलेट ले लेंगे, नहीं, क्योंकि ये एक नैरो थेराप्यूटिक ड्रग है। Teach patient to take pulse and conduct health care professional before they are taking medication if pulse and अगर पल्स जो है वो उसकी 60 से कम और 80 से 100 से 60 से कम और 100 से भी ज्यादा है, तो हमने पेशेंट को ये सिखाना है कि उसने अपनी पल्स रेट कैसे कैलकुलेट करनी है, ताकि वो देखे कि उसको अभी भी फेब्रिलेशन और उसकी जो हार्ट रेट है वो बैलेंस हुआ है या नहीं। देन पीडियाट्रिक्स में अगर देखें, टीच पेरेंट्स और केयर गिवर दैट चेंजेस इन द हार्ट रेट स्पेशली ब्रेडिकार्डिया आर अमंग ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ द डिजिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। तो हमने देखना है कि पेशेंट में अगर जो है वो हार्ट रेट कम हो रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग सिखानी है कि आपने हार्ट रेट कैसे मेजर करना है। फिर पेशेंट एजुकेशनल काउंसलिंग में क्या आ जाती है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर ऑल द प्रिस्क्रिप्शन और OTC medication he have been using, क्योंकि जितनी भी OTC vitamins हैं, herbal products हैं, that can interact with the digoxin, क्योंकि digoxin have the potential interaction effect। so जितनी भी पेशेंट मेडिकेशन यूज कर रहा है वो सारी हमने देखनी है और उनकी हमने इंटरेक्शन देखनी है कि कौन सी ड्रग ज्यादा अफेक्ट टॉक्सिसिटी और ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है, उसको हम अवॉइड करेंगे, चेंज करेंगे रेजिमेंट। और बिफोर टेकिंग दी प्रिस्क्रिप्शन हम उसकी सारी जी सारी इंटरेक्शंस चेकआउट करेंगे। और हर्बल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो हमारी स्टीवर्ट जोन्स वॉट है दैट इज यूज इन द डिप्रेशन, इट इंक्रीजेस द it used for the depression, it also interact with the digoxin. Advise patient to avoid taking antacids or the antivirals within the 2 hours of the digoxin, क्योंकि उससे क्या होगा, digoxin की absorption कम हो जाएगी और it would lead to the decreased concentration of the digoxin. I would advise female patient to notify healthcare professional if their pregnancy is planned or suspected. Either digoxin is safe in the females, तो मगर हम क्या करते हैं, सेफर ड्रग सेफर साइड पे जाकर हम पेशेंट को कम से कम डोज दैट इज सेफर एंड दैट इज इफेक्टिव क्लिनिकली सेफ हम उनको डोज देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डाइजॉक्सिन पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट। और जो उसकी केस स्टडी हमने की, मेडिकल चार्ट देखा, केस सिनेरियो देखा, एंटीडोट देखा, हमने उसकी क्लिनिकल पर्स देखे। क्लिनिकल पर्स के अलावा हमने देखा कि हम उसकी डोजिंग कैसे करेंगे, ऑक्सीटॉक्सिसिटी क्या क्या है, उसकी मॉनिटरिंग में पॉइंट्स क्या क्या आ जाते हैं, और डाइजॉक्सिन किन किन कंडीशन में यूज होती है और उन कंडीशन में उसकी डोजिंग क्या है। और हमने ये देखी कि हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। और डाइजॉक्सिन क्या है, तो डाइजॉक्सिन is one of the oldest cardiovascular medication used today for the condition of heart failure and atrial fibrillation. I hope this lecture would be quite informative for you. If you like this video, kindly subscribe to my channel, hit the bell notification on, and share this video to your circle. Thank you so much for your time.
If you have any question, you can ask in the comment section. Allah Hafiz.